हेलो नमस्कार दोस्तों। तो पिछले वीडियो के अंदर बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए हमने पढ़ लिया था मनु से संबंधित, और पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर रहता है आपका, वो दूसरा पेपर हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसका एक वीडियो हमने कवर कर लिया है। अब हम आज के प्रश्न उत्तर देखेंगे इस वीडियो के अंदर, वो भी मनु से संबंधित। ठीक है, जो मनु के प्रश्न उत्तर आते हैं परीक्षा के अंदर, तो डायरेक्ट छोटे बड़े जो भी प्रश्न है वो देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न हम लेते हैं। पहला प्रश्न है कि मनु ने परराष्ट्र नीति के निर्धारण में कौन से दो सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। परराष्ट्र से संबंधित तो इसने दो सिद्धांत प्रतिपादित किए, उनका नाम आपको पूछा है। तो देखिए, एक तो मंडल सिद्धांत और एक षड्गुण्य नीति, ये दो सिद्धांत है या कह सकते हैं उपाय है। तो इसने ये दो उपाय बताए हैं, मंडल सिद्धांत और षड्गुण्य नीति। ठीक है, ये इन दोनों का नाम ध्यान रखना है। और आगे हम मंडल सिद्धांत क्या है और षड्गुण्य नीति क्या है वो भी हम देखने वाले हैं। फिर देखिए, मनुस्मृति में प्रतिपादित राज्य के कोई चार कार्य बताइए। यानी मनु ने जो राज्य की अवधारणा से संबंधित सिद्धांत दिया है, उसमें राज्य के क्या कार्य बताए हैं वो आपको पूछाना, कोई चार बताने हैं आपको। तो पहला काम प्रजारक्षण होता है राज्य का काम, फिर लोक कल्याण, फिर अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण और न्याय की व्यवस्था। ये चार प्रकार के कार्य हैं, और भी बहुत ज़्यादा कार्य हैं। वो आप पिछले वीडियो के अंदर देखा होगा, और इस पीडीएफ के अंदर हमने चर्चा भी की थी। ठीक है, तो पिछले वीडियो को अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तभी आप जो निम्नात्मक प्रश्न आपका बनेगा वो लिख सकते हैं। तो ये चार कार्य हो गए। और फिर अगला प्रश्न हम देखेंगे कि मनु द्वारा वर्णित विजिगीषु के विजिगीषु को स्पष्ट कीजिए। यह विजिगीषु क्या है। ठीक है, विजिगीषु ये मनु द्वारा वर्णित है, तो इसका मतलब क्या आपको वो पूछा तात्पर्य है। और ये अति लघुचात्मक वाला प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। तो देखिए, विजिगीषु का अर्थ है विजय चाहने वाला या सफलता का इच्छुक राजा, यानी जिसको सफलता चाहिए, विजय चाहिए, उसको इच्छा रखने वाला राजा। मनु ने ऐसे राजा को राज्य मंडल का केंद्रीय स्थल माना है। कैसे राजा को, जो सफलता चाहता है, ऐसे राजा को राज्य मंडल का केंद्रीय स्थल माना है मनु ने। ठीक है, तो ये हो गया विजिगीषु का अर्थ। फिर देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं। मनु के राज्य के सप्तांग सिद्धांत के तत्वों का उल्लेख कीजिए। सप्तांग सिद्धांत मतलब जो राज्य के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो जैसे कौटिल्य ने भी राज्य के लिए या राजा के लिए आवश्यक 8 प्रकार के चीज़ें बताई हैं। तो इसके अंदर दुर्ग है, राजा, मध्य, मंत्री, कोष, प्रजा, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसी प्रकार जो मनु है उसने सात बताए हैं ऐसे आवश्यक तत्व है। तो सप्तांग सिद्धांत के तत्वों का आपको नाम लिखना है कि एक राज्य के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो एक राज्य होने के लिए राजा, अमात्य यानी जो मंत्री वगैरह होते हैं, तो वो दुर्ग, राज्य, कोष, कोष यानी पैसा वगैरह, फिर दंड व मित्र, यानी कि ये सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए एक व्यवस्था के अंदर, तो वो राज्य बनेगा। ठीक है, ये सप्तांग सिद्धांत है मनु का। अगला प्रश्न देखिए, मनु के अनुसार द्वैधी भाव से क्या तात्पर्य है। द्वैधी भाव, तो देखिए, द्वैधी भाव, यदि राजा शत्रु को अपने से शक्तिशाली समझे तो उसे सेना को दो भागों में बांटना चाहिए। किस प्रकार, इसका मतलब यह है कि राजा, दूसरे जो राजा है उसको खुद से शक्तिशाली माने कि वो पावरफुल है, तो अपनी सेना को दो भागों में बांटकर उस पर हमला करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए, या उससे युद्ध करना चाहिए, तभी वो जीत सकता है। यानी खुद से ताकतवर जो होगा राजा दूसरा कोई, तो उससे इसी प्रकार से जीता जा सकता है। ये मनु का द्वैधी भाव है। ठीक है, द्वैधी भाव का मतलब यही है। द्वै यानी दो दो भागों में उसको बांटना है, किसको, सेना को। फिर मनु के अनुसार चार आश्रम, ये आश्रम तो मनु के अनुसार हो या किसी के अनुसार चार आश्रम होते हैं, सबको पता है। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो प्रत्येक जो आश्रम है उसकी 25-25 आयु निर्धारित की गई है। यानी कि पहले 25 वर्ष है जो वो वानप्रस्थ आश्रम के, फिर दूसरे जो है वो गृहस्थ आश्रम के 25 से 50 गृहस्थ, फिर आएगा वो ब्रह्मचार्य, सॉरी संन्यास, तीसरा जो आश्रम आएगा संन्यास आश्रम, फिर चौथा ब्रह्मचार्य आश्रम। ठीक, तो ये 25-25 सालों का पीरियड है। ठीक, फिर अगला प्रश्न देखेंगे। मनुस्मृति में प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझाइए। तो राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत को हमने विस्तार से समझा था कि राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो ये हम शॉर्ट में पूछा है, तो शॉर्ट में देखिए, भगवान ने राज्य या राजा की सृष्टि बलवानों के डर से इधर उधर भाग रही दुर्बल प्रजा की रक्षा के लिए की है। यानी कि कोई भी राज्य या कोई भी देश है वो किस प्रकार बना होगा, लोगों ने किस प्रकार राज्य की स्थापना की होगी। तो वो मनु के अनुसार ये है कि जो बलवान होते थे वो दूसरों के अधिकारों पर कब्जा करते थे, दूसरों को सताते थे, डर का माहौल हो जाता था। तो बलवानों के डर से इधर उधर भाग रहे थे दुर्बल प्रजा थी, उनकी रक्षा के लिए राज्य की स्थापना की है, राज्य या फिर राजा की स्थापना की है। और राजा का पहला काम क्या बताया, प्रजा की रक्षा करना ही पहला काम बताया मनु ने। अगला प्रश्न देखिए, मनु के षड्गुण्य नीति के चार तत्वों का उल्लेख कीजिए। षड्गुण्य नीति में जो चार तत्व बताए हैं उसका आपको नाम लिखना है। तो एक संधि, विग्रह, यान, यासन, ये चार तत्व हैं षड्गुण्य नीति के। ठीक है, मनु के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, मनु के अनुसार चार आश्रम धर्म क्या है। जैसे आपने पढ़ा था ना, वो आश्रम, चार आश्रम, तो उसका चार आश्रम का भी आपको थोड़ा लघुचरात्मक टाइप में पूछ लिया है।
तो मनु ने संपूर्ण मानव जीवन को 4 भागों में विभाजित करके प्रथम भाग को गुरुकुल में रहकर इंद्रिय नियंत्रण करते हुए ज्ञान प्राप्ति हेतु नियत किया है। इसे ब्रह्मचार्य आश्रम का नाम दिया गया है। यानी जो पहले 25 साल का जो पीरियड है वो ब्रह्मचार्य आश्रम है, जिसमें आपको ज्ञान अर्जित करना है, पढ़ाई-लिखाई करनी है। ठीक है, अभी भी आपकी उम्र पढ़ाई-लिखाई की है, यानी आप ब्रह्मचार्य आश्रम के अंदर अभी हम हैं। फिर द्वितीय भाग को मनु ने विवाह एवं सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु नियत किया है। जो दूसरा भाग है 25 से 50 सालों का, उसको गृहस्थ आश्रम की संज्ञा दी, यानी अब गृहस्थी का काम करना है आपको, अपना जो भी गृहस्थी संबंधी है वो काम करना है। फिर तीसरे भाग को मनु ने स्वाध्याय हेतु समर्पित माना है, इसे वानप्रस्थ आश्रम का नाम दिया है। ठीक है, ये एकदम एग्जैक्ट टाइम है क्रमानुसार। ठीक है ना। तो तीसरा जो है वो खुद को समर्पित है, यानी खुद स्वाध्याय करो उस प्रकार चीज़ों, तो उसको वानप्रस्थ आश्रम किया है। अंतिम भाग में व्यक्ति से अपेक्षा की गई है कि वह समस्त सांसारिक मोह माया को त्याग दे, स्वयं को मोक्ष हेतु समर्पित कर दे। इस अवस्था को मनु ने संन्यास आश्रम कहकर पुकारा। लास्ट में आपको संन्यास ले लेना है, ये मनु ने कहा है। ठीक है, सारी दुनियादारी देख लो, आराम से सुख मजे ले लो, फिर आपको संन्यास ले लेना है, ये मनु का कहना। फिर प्रत्यायोजन के संबंध में मनु के विचार समझाइए। मनु ने शासन की सर्वोच्च शक्ति राजा में नियुक्त करते हुए भी प्रशासनिक व्यवस्था के प्रत्यायोजन को आवश्यक माना है। यानी कि जो मनु चाहता था यह है कि भाई सब जो राज्य का जो केंद्र बिंदु वो राजा हो, यानी कि राजा के पास ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए वो, मगर फिर भी वो राज्य को अच्छा शासन चलाने के लिए और मंत्रियों की और प्रशासनिक व्यवस्था की जो है आवश्यकता उसको पड़ी है। मनु ने ऐसा माना कि आवश्यक होता है प्रशासनिक व्यवस्था। हालांकि उसने राजा को सर्वोच्च पद दिया है। मनुस्मृति में स्वीकार किया गया कि राजा का कार्यभार अधिक होता है, अतः उसे अपने कार्यों का विभाजन मंत्रियों, सचिवों, अध्यक्षों और अन्य जो भी प्रशासकीय अधिकारी होते हैं उनमें कर दिया जाना चाहिए, ताकि उसका प्रशासन है वो अच्छे से और ढंग से चल सके। ग्रंथ में राजा को परामर्श दिया गया है कि वह मंत्रियों से अपने कार्य में सहायता ले और कुछ कार्यों को संपन्न करने का दायित्व उन पर छोड़ दे। सारे कार्य भाई एक काम अकेला आदमी कितना कितना काम करेगा, तो इसलिए मंत्रियों की भी व्यवस्था होनी चाहिए और कुछ काम उनको भी सौंपना चाहिए। इसी प्रकार मनु ने शासन एक प्रमुख अंग सेना की गतिविधियों के नियंत्रण व अधीक्षण का कार्य स्वतंत्र रूप से सेनापति को सौंप दिया जाना उपयुक्त माना है। ठीक है ना। तो ये मनु के विचार है, यानी इसने प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको भी आवश्यक माना है राजा के अलावा भी। फिर मनु के मंडल सिद्धांत को समझाइए, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। तो आप मनु का तो मंडल सिद्धांत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आपको रट के जाना है। ठीक है, एग्जाम में आएगा प्रश्न, 100% आएगा। मनु का मंडल सिद्धांत अंतरात्म संबंधों के सुचारू संचालन के लिए राज्यों के वर्गीकरण पर बल देता है। इस सिद्धांत का मूलाधार यह मान्यता है कि सफल शासक को सदैव शत्रु की संख्या को कम से कम तथा मित्रों की संख्या को अधिक से अधिक रखने का प्रयास करना चाहिए। यानी कि राजा को यह सलाह दी गई है इस मंडल सिद्धांत के अनुसार। मनु ने क्या सलाह दी है कि भाई सलाह ये दी है कि जो राजा होता है उसको अपने दोस्त जो ज़्यादा रखने चाहिए, मित्र तो ज़्यादा रखने चाहिए, और जो दुश्मन है उनकी संख्या कम होनी चाहिए, तभी उसका राज्य है वो अच्छे से चल पाएगा, तभी वो बाहरी भय से मुक्त हो पाएगा उस राज्य का राज्य। ठीक, इस सिद्धांत के माध्यम से मनु शासक के समक्ष सीमावर्ती व अन्य निकटवर्ती राज्यों का एक विवेक सम्मत व वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं, ताकि शासक किसी राज्य विशेष के संबंध में नीति का निर्धारण करते समय यह विचार कर सके उसकी नीति के अन्य राज्य पर क्या प्रतिक्रिया होगी। यानी कि इस मंडल सिद्धांत में भी यह भी बताया गया है कि एक राजा को जो है किस प्रकार की नीतियाँ बनानी चाहिए और इस प्रकार की नीतियाँ होनी चाहिए कि बाकी लोगों पर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। इंटरनेशनल रिलेशन जो बनाएगा वो राजा, वो सबके हितों को ध्यान में रखकर उसको बनाना चाहिए। ठीक है, ये मंडल सिद्धांत है मनु का। तो ये तो अपने लघुत्रात्मक और अतिलघुत्रात्मक प्रश्न पढ़ लिए, और निम्नात्मक प्रश्न हमने पढ़ा था। एक निम्नात्मक प्रश्न देखिए, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। चलिए ये वहाँ पे कहाँ, ये देखिए, ये निम्नात्मक प्रश्न इस प्रकार का बनता है। मनु द्वारा प्रतिपादित राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत व राज्यों के कार्यों का परीक्षण कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और आराम से देखा था। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूरा निम्नात्मक प्रश्न है और इसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले प्रश्न उत्तर की सीरीज के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।